मर्जी से ये फैसला लिया है। लेकिन व्रत दूसरे द्वारा भी हमारे पर थोपे जा सकते हैं। जैसे आपको कोई टेस्ट करना होता है, जब डॉक्टर्स लोग कहते हैं कि आप टेस्ट कराइए, तो वो कहते हैं खाली पेट कराना पड़ेगा, या यूएसजी है तो ये खाली पेट करानी है, तो आपको 24 घंटे फास्ट करना है, यानी 24 घंटे आपको कुछ खाना नहीं है। तो उसने अपनी मर्जी से नहीं रोका, पर डॉक्टर की सलाह से रुका। तो वो जो खाना उसको चाहिए, जो रोज चाहिए था, वो अब उसको नहीं मिल रहा है, तो इसको हम फास्टिंग कहते हैं। तो दो किस्म की फास्टिंग हो गई, एक अपनी मर्जी से करे जाने वाली फास्टिंग, और एक वो फास्टिंग जो दूसरों के द्वारा उसके ऊपर लगाई गई है। तो दोनों ही अवस्थाओं में एक ही चीज है कि उसको जो मिलना चाहिए था, जो रोजमर्रा में ले रहा था, कर रहा था, अब वो नहीं कर पा रहा, यानी उसको अपनी नीड पूरी नहीं हो पा रही है। तो ये फास्टिंग है। जैसे अब इसको अगर हम उसमें लें, ये तो हमने लिया रोजमर्रा की भाषा में, तो अभी अगर पेशेंट की भाषा में अगर हम लेते हैं, तो एक रोगी है जिसको दवाई की जरूरत महसूस हो रही है। अब क्योंकि उस औषधि को बिना, उस दवाई के बिना उसका काम चलता नहीं है, चल नहीं पा रहा। अब घर वाले कह रहे हैं कि भाई तू दवाई मत खा, तेरे को दवाई नहीं मिलेगी, ये नुकसान करती है, अभी तो तुम बिना दवाई के काम चलाओ, इतनी दवाई ज्यादा मत खाया करो। यह वो, या फिर वो तो अपने ऊपर स्वयं पर प्रतिबंध लगा ले कि भाई मैं अब नहीं खाऊंगा इस दवाई को, या फिर घर वाले उसको दे नहीं रहे हैं, तो इतने घंटे या इतने दिन से दवाई का सेवन नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसको हम फास्टिंग कहेंगे। या घर वालों की वजह से नहीं मिल रही, या उसने अपनी मर्जी से नहीं खा रही। तो एक महिला है जिसको 1 महीने से बुखार चल रहा है, धीरे धीरे उसकी आंखों में खराबी आने लगी बुखार के कारण। अब घर वाले उसका एलोपैथी इलाज करवा रहे हैं, क्योंकि घर वाले एलोपैथी को मानते हैं, परंतु उसको जरा भी आराम आ नहीं रहा। वह लगातार परिवार से कह रही है कि उसको होम्योपैथिक माफिक आती है, उसको होम्योपैथिक ही इलाज कराना है, हमेशा होम्योपैथी से सही होता है, तुमने 1 महीना देख लिया, मुझको होम्योपैथिक दिला दो तभी मैं सही होंगी। तो ये लगातार परिवार वालों से जोर डाल रही है, उनको कहे जा रही है, पर लोग उसकी नहीं सुन रहे, क्योंकि वो लोग होम्योपैथी को मानते नहीं है। तो घर वालों को बार बार प्रार्थना कर रही है, यानी एक तो उसको दवाई ना मिलना तो फास्टिंग हुआ, और इतनी निराश हो जाती है क्योंकि सुन ही नहीं रहे वो। तो घर वाले उसकी प्रार्थना मानने को तैयार नहीं है, हिम्मत ही नहीं बची, कैसे समझाऊंगा घर वालों को। अब उसको स्वयं समझ नहीं आ रहा कि होम्योपैथिक के बारे में परिवार को कैसे मैं समझाऊं। तो इसी को, जो उनको होम्योपैथिक दवाई नहीं मिल रही है, इसी को वो हम लोगों ने फास्टिंग से कंपेयर किया है। दोनों में एक ही मतलब है, सूक्ष्म लेवल पे, ऊपर से तो बिल्कुल अलग अलग दिखते हैं। अब वह घर वालों से हताशा में कहने लगी है कि तुम लोग मेरी मत सुनो, एक दिन जब मेरा कोई अंग खराब हो जाएगा, यानी बुखार के कारण और होम्योपैथी ना मिलने के कारण, तब भी तो तुम मुझे इलाज के लिए इधर उधर लेके जाओगे, यानी होम्योपैथी में कहीं ना कहीं तो ले जाओगे, या फिर हॉस्पिटल ले जाओगे। तो अच्छा है तुम मुझे अभी दिलाओ, होम्योपैथिक दिला दो, मैं सही हो जाऊंगी। तो होम्योपैथिक ना मिल पाने के कारण उसको किसी अंग के खराब होने का डर सताने लगा है। तो इसको कहते हैं अंग के मारे जाने को, यानी उसकी क्षमता, जो कैपेसिटी उसके अंदर है, उसके खत्म होने को कहते हैं एपोप्लेक्सी, फियर ऑफ एपोप्लेक्सी। इन वर्ड्स का मतलब हम आप आगे समझेंगे इस विवरण के बाद, क्योंकि ये बड़े ऐसे शब्द हैं जिनको हम दूसरे ढंग से समझते हैं, मेडिकल टर्म है ये, पर इसको हम अभी मेटाफोरिकली रोजमर्रा की भाषा में कैसे हम ले रहे हैं उसको समझते हैं। और ये एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है हमारा। एक्यूरेट हम इसलिए कह पा रहे हैं दावे के साथ, क्योंकि ऐसी भाषा का प्रयोग करने वाले लोगों को हम इस रूब्रिक के अंदर जो मेडिसिन दी गई है, जब उनका चुनाव करते हैं, रोगी को देते हैं, तो वो तुरंत ठीक होता है। तो इसका मतलब है जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो 100% एक्यूरेट है, यानी जो चीज सिद्ध हो जाए वो एक्यूरेट होती है, ना कि जो चीज आप कह रहे हैं वो एक्यूरेट होती है। अगर आप जो कुछ कह रहे हैं और प्रैक्टिस में सिद्धि नहीं हो रही है, तो फिर वो एक्यूरेट है नहीं, तो आपका एक्सप्लेनेशन वो गलत है या कुछ और गड़बड़ है। तो दोनों थ्योरी और प्रैक्टिस एक होनी चाहिए। एक का मतलब होता है कि जो बात हम थ्योरी में पढ़ते हैं वही क्लिनिक में दिखनी चाहिए, तो
तो हम कह सकते हैं कि हमारी थ्योरी ठीक है। पर जब हम कॉलेज में पढ़ते रहे हैं और जब भी हम कुछ सवाल किया करते थे अपने प्रोफेसर से, तो वो जवाब नहीं दिया करते थे। वो कहते थे कि भाई ये आप तो प्रैक्टिस में सीखोगे, थ्योरी और प्रैक्टिस अलग अलग होती है। ऐसा संभव कैसे हो सकता है? अगर हमें लॉ ही गलत मालूम है तो प्रैक्टिस में लगाएंगे कैसे? अगर प्रैक्टिस में हम दूसरी चीज लगानी है तो उसको हम थ्योरी में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? तो दोनों चीजों में गड़बड़ है। इसका मतलब है कि थ्योरी में डॉक्टर हनुमान साहब ने हमें बताया है वो तो ठीक है, इसका सीधा मतलब है उसको हमें प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करना नहीं आ रहा है। यानी हम सीधा साधा इसका मतलब हुआ कि हम अपनी प्रैक्टिस होम्योपैथी के सिद्धांत के विरोध में कर रहे हैं और नाम दे रहे हैं कि हम होम्योपैथी कर रहे हैं। तो ये होम्योपैथी होती नहीं है। तभी होम्योपैथी की ये हालत है कि लोग होम्योपैथी छोड़ के जीपी प्रैक्टिस करते हैं, यानी जर्नल प्रैक्टिशनर एलोपैथ बन जाते हैं, या होम्योपैथी करते ही नहीं है, कोई और काम धंधा खोल लेते हैं। तो दोनों में मैचिंग होना बहुत जरूरी है। आपने एक वर्ड जो भी लॉ पढ़ा है उसका प्रैक्टिस में लगना जरूरी है। हर बार 100 में से 100 बार। अगर नहीं होता ऐसा तो इसका सीधा मतलब है कि आपकी प्रैक्टिस गलत है, होम्योपैथी के अगेंस्ट है, और इसका मतलब है कि आप होम्योपैथी नहीं कर रहे, सिर्फ अपने को मुगालते में रखे हुए हो कि मैं होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और जनता जिस भावना को लेके आपके पास आई है कि मैं होम्योपैथ के पास जा रहा हूँ, उसको वो प्रोडक्ट मिल ही नहीं रहा है। इसीलिए समाज में गुडविल होम्योपैथी की बहुत ज्यादा नहीं है। लोग आ रहे हैं, बहुत आशा से आते हैं हमारे पास कि हमें होम्योपैथी से इलाज मिलेगा, पर वो कितना मिलता है ये आप सब जानते हो। कुछ ही होम्योपैथ हैं हमारे जो बहुत अच्छे प्रिस्क्राइबर हैं, बाकी सब तो कुछ मिक्सोपैथी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, काम चला रहे हैं जिसे कहना चाहिए, ना कि वो होम्योपैथी कर रहे हैं। तो वो होम्योपैथी इस तरह आती है। तो ब्रोमियम रोगी को हताशा के समय परेशान से ज्यादा अपनी किसी क्षमता के खत्म होने का, नहीं एपोप्लेक्सी का डर इसको बहुत ज्यादा होता है। तो जब ये डर होगा तो ये इसके स्वभाव को, और एक तरफ डर कैसे होने वाला है, एक तरफ इसका रोबस्ट स्वभाव, तो इसके स्वभाव दोनों मिलकर उसको तीखा बना देते हैं। यानी चिड़चिड़ा, दूसरे पे हावी होना, कटु बोलना, तो बार्किंग है, ग्वल्सम है। तो किस प्रकार वह उसकी मदद करने वालों को समझाए। तो परेशान, तो इसको जब ये कटुता होगी तो इसको कहेंगे हम लेमेंटिंग होर्स, यानी अपनी बीमारियों का, अपनी परेशानियों का, अपने दुखों का बार 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 ये बोले जा रही है। सुनने वाले के कान पक गए हैं, सबको लगता है ये क्या बकवास कर रही है, इसको एक बार समझा दिया होम्योपैथी नहीं करनी, होम्योपैथी नहीं करनी, तो फिर भी ये रट लगा रही है। उसको लग रहा है कि होम्योपैथी करनी है, होम्योपैथी करनी है। तो ये लेमेंटिंग होर्स हुआ जो उसकी आवाज को तीखा बना रहा है। उसको जैसे होर्स माने उतना सॉफ्ट नहीं होता, खुरखुरा सा होता है, जो सामने वाले को अच्छे से समझ नहीं आ रही थी। यानी उसको उसकी ये प्ली कि मुझे होम्योपैथी चाहिए, सामने वाले को अच्छे से नहीं समझ आ रही है, वो उसको मानने को तैयार नहीं है, इसलिए वो अखर रही है उनको। अब इसका अपना तर्क है और परिवार वालों का अपना तर्क है। तो वो इसको समझाने की कोशिश करते हैं, नहीं होम्योपैथी है ये देर में करती है, एलोपैथी अच्छा करती है, वगैरह वगैरह, जैसे भी उनके अपने तरीके हैं। तो पर ऐसे तेरी कोई आंख नहीं मरेगी, कुछ नहीं होगा, ऐसे बुखार तो सबको होते रहते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें करते हैं, पर इसको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यानी इसकी जो प्रॉब्लम है, जो इसका डर है, वो कम नहीं होता है। तो इनकंसोलेबल का मतलब है कि आप ये किसी तरह से भी इसको सांत्वना नहीं मिलती है, इसका दुख की फीलिंग जो है, परेशानी की जो फीलिंग है वो कम नहीं हो रही है। तो इसी को कहते हैं इनकंसोलेबल, अर्थात आप उसके दुख को कुछ भी करके कम नहीं कर सकते, वो दुखी ही रहेगा। आगे पढ़ते हैं। अपने काम करने के जुनून के कारण, यानी एक्टिविटी इन बिजनेस, तो घरेलू काम करने और जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करना, इनडिफरेंट टू डोमेस्टिक ड्यूटीज,
करने के कारण, सभी के काम काज में मीन मेट निकालने के कारण सेंसोरियस, दूसरों को हमेशा ही डांटते डपटते चीखने चिल्लाने के कारण बार्किंग, और सबसे या और हाउलिंग, HOWLING, हाउलिंग, यह सभी को नाराज कर देता है। तो ऐसे बंदे से कौन खुश रहेगा? तो कोई इसकी मदद नहीं करना चाहता, सब इससे बचते हैं, इसलिए ये सब अपने उद्देश्य में असफल होने लगता है। तो इसका ये दोष खुद को नहीं देता कि मेरी कमी के कारण मुझे सफलता नहीं मिल रही है, बल्कि ये दूसरों को देता है कि उनकी वजह से ये सब मेरे काम में सफलता नहीं मिल रही है, बल्कि वो मुझको नुकसान पहुंचा रहे हैं। रूब्रिक एस में डेल्यूजन सीज पीपल समवन इज बिहाइंड हिम, यानी कोई उसके पीछे पड़ा है। तो पीछे पड़ा ना का मतलब होता है कोई मदद के लिए पीछे नहीं पड़ता है, हमेशा नुकसान के लिए या विजिलेंस के लिए पीछे पड़ता है। तो विजिलेंस तो हमेशा नुकसान के लिए ही होगी। तो ये नुकसान करने के लिए कोई उसके पीछे पड़े हुए हैं, यानी उसको हार्म कर रहे हैं। तो फियर बिहाइंड हिम, एक तो डेल्यूजन है, और दूसरा समवन इज बिहाइंड हिम, यानी उसको मालूम नहीं है कि कौन उसकी सफलता में बाधा बना हुआ है, कौन उसको रोक रहा है। इसलिए वह अपना प्रयास छोड़ता नहीं, अपने आप को काबिलियत और लगन पर शक नहीं होता है, बल्कि उसको लगता है कि दूसरे उसको नाकाबिल समझ रहे हैं, दूसरे समझ रहे हैं, वो खुद नहीं समझ रहे। तो इसके लिए रूब्रिक इसमें दिया गया है, डेल्यूजन पीपल आर लुकिंग ओवर हिज शोल्डर, दूसरा है डेल्यूजन स्ट्रेंजर्स आर लुकिंग ओवर शोल्डर। इन दोनों रूब्रिकों को हम समझते हैं। लुकिंग ओवर का क्या मतलब होता है कि लुकिंग ओवर का मतलब कि समथिंग ऐसे ही मामूली चलती नजर से देख लेना किसी को, जैसे उसको कोई महत्व नहीं देना। हाँ, एक जैसे नजर मार ली, तो नजर मारने का मतलब है कि उसको हमने ज्यादा महत्व नहीं दिया है, नहीं है, उसकी इंपॉर्टेंस कोई खास नहीं है, तो उसको लुकिंग ओवर कहते हैं। तो अब शोल्डर क्या हुआ? शोल्डर माने कंधे। तो लोग कहते हैं ना, इसकी जिम्मेवारी मैं अपने कंधों पर लेता हूँ, इस इंसान के कंधों पर बहुत जो बोझ है, तो इसके कंधे बड़े मजबूत हैं। तो कंधों का मतलब है कि उसके अंदर जिम्मेवारियों को उठाने की क्षमता है, काबिलियत है, वो इस बोझ को उठा सकता है, उसको कंधे बोलते हैं। तो जब उसके कंधों को लुकिंग ओवर किया जा रहा है, उसको उस पर नजर ही नहीं, तो इसका मतलब है कि उसकी क्षमताओं को लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, उसको वो महत्व नहीं दे रहे हैं जितनी उसके अंदर क्षमताएं हैं। तो ऐसी भावना जब इसमें आएगी तो वो जाहिर बात है कि उसके जो घरेलू जो भी लोग हैं उनसे इसका एक अच्छा पटरी नहीं बैठेगी, तालमेल नहीं बैठेगा, तो उनसे तो नाराज होना ही है। अगर कोई मेरी क्षमताओं को कम आंक रहा है तो मैं ऑब्वियसली उससे बचूंगा। तो ऐसे एक उसमें फ्रस्ट्रेशन होगा, उसमें नाराजगी का भाव होगा। तो ये सब भाव इसके अंदर चलते हैं, यानी उसको लगता है कि ये लोग मुझको कोई भी जिम्मेवारी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इनको मेरी काबिलियत पर, मेरी क्षमताओं पर शक है, या इनको लगता है मैं किसी काम का हूँ नहीं, निकम्मा हूँ, बिल्कुल ऐसा हूँ जो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। तो डेल्यूजन पीपल हो गया ये सब। इसमें और एक रूब्रिक है, फियर ऑफ इमेजिनरी थिंग्स। तो इसीलिए जब ये हो रहा है तो कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा होगा, तो लोग वहां उसके पीछे पड़े, उसको नुकसान पहुंचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अब उसको यह शक डर की सीमा तक बढ़ जाता है कि उसके पीछे जरूर कोई पड़ा हुआ है। शक ही नहीं होता बल्कि उसको डर भी होता है कि पड़े हुए हैं और उसको नुकसान पहुंचाएंगे, अर्थात उसको नुकसान पहुंचाने की भावना रखता है। तो अन्य रूब्रिक जो इसको भावना को बल देते हैं, यानी हम इस नतीजे पे कैसे पहुंचते हैं, रूब्रिक के अध्ययन से पहुंचते हैं। तो इसमें एक और रूब्रिक है कि डिल्यूजन पर्सन इज इन रूम, यानी अनदर पर्सन इज इन द रूम, अर्थात उसको ऐसा लगता रहता है कि कमरे में उसके अलावा कोई दूसरा भी मौजूद है। अगर आप कमरे में अकेले हैं तो आप अब जो कुछ करें वो आप तक सीमित है, लेकिन अगर आपको लगे कि कमरे में कोई दूसरा भी मौजूद है तो इसका मतलब है आपकी हर क्रिया को, हर एक्टिविटी को वो भी देख रहा है। और वो क्यों मौजूद है?
एनदर माने जिसको आप जानते नहीं हो कि कौन मौजूद है, तो ऑब्वियसली उसकी बैड इंटेंशन ही रही होगी, आप पे नजर रखे, आपको हार्म पहुंचाए, आपके बारे में कोई जानकारी ले, वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकती है, पर फ्रेंडली नहीं हो सकती है, क्योंकि फ्रेंडली तो हमेशा खुल के सामने आएंगे, तो उनको छुप के काम करने की जरूरत नहीं है। तो अर्थात कोई अन्य व्यक्ति कमरे में मौजूद है, अगर हम कोई गलत काम करना चाहते हैं तभी हम डरते हैं। तो इस कारण उसको लगता है कि उसके जीवन में नई नई परेशानियां आ रही हैं, यानी लोग उसके जीवन में परेशानियों को पैदा कर रहे हैं। तो अब कोई भी परेशानी हो सकती है, इसका रूब्रिक इन्होंने दिया है, डेल्यूजन jumped upon the ground before her, all sort of things jumped upon the ground before her, यानी उसके सामने हर किस्म की चीजें फर्श पर, जमीन पर उछल के खड़ी हो जाती है। यानी आप किसी रास्ते में चल रहे हो, अचानक जंप करके आपके सामने कोई आ जाए तो कैसा लगे, तो आपका रास्ता रुक गया ना, आपकी परेशानी हो गई, आपको नुकसान भी हो सकता है। तो आपका उस काम, जिस काम में आप करना चाहते हो, अड़चन तो आ गई, तो उसको सामना करना पड़ेगा आपको, तो ये ऐसा नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसका सूक्ष्म अर्थ मतलब क्या हुआ, ग्राउंड में आ रही है तो इसका मतलब पहले से उसको नहीं दिख रही थी वो कि समस्या आने वाली है जिसके साथ वो लड़ सके या जिसकी तैयारी कर सके। तो अब एक बुजुर्ग महिला है, जैसे मान लो बुखार चल रहा है, काफी टाइम से बुखार चल रहा है उसको, अब इलाज भी करा रहे हैं, तो उसको एक चीज ठीक होती है तो दूसरी आ जाती है, तो लगातार इलाज करवाई चली जा रही है। उसके एक चीज है, जैसे बुखार में आराम आता है तो खांसी हो जाती है, फिर खांसी में आराम आता है तो भूख मर जाती है या दस्त लग जाते हैं, तो ऐसे कोई नई नई चीजों की शुरुआत हो जाती है। तो उसका जो टारगेट है कि मैं ठीक हो जाऊं, वो नहीं हो पा रहा ना, तो इसलिए जंप बिफोर के साथ इसको तुलना कर सकते हैं हम लोग, और इसको बड़ा अच्छा रिजल्ट भी होता है। जिनको आपस में कोई संबंध नहीं होता, ऐसी नई नई तकलीफें आती हैं और उसको ऐसी दवाई का इंतजार है कि उसको सारी बीमारियां एक साथ समाप्त हो जाए। अर्थात जो ब्रोमियम होता है वो अपने टारगेट को हासिल कर लेने के लिए प्रयास करता है। उस प्रयास में उसको लगता है कि दूसरे लोग मदद नहीं कर रहे हैं या अड़चन पहुंचा रहे हैं, पर चाहता है कि किसी तरह से मुझको कुछ ऐसा मिले कि मैं तुरंत अपनी इन परेशानियों से छुटकारा पा लूं, नहीं तो मेरे अंदर कुछ न कुछ ऐसी परमानेंट खराबी, परेशानी पैदा हो जाएगी। यही उसकी निराशा, चिड़चिड़ाहट वगैरह का कारण होता है। ये एक्यूट में कम होता है, पर क्रॉनिक में ज्यादा फीलिंग होती है। अच्छा, ब्रोमियम रोगी अपनी बीमारियों की तीव्रता और उग्रता के कारण जल्दी से जल्दी सही होना चाहता है। ये एक्यूट फेज वाली बात है। कैरिड, डिजायर टू बी कैरिड फास्ट। अच्छा, ब्रोमियम के कुछ और लक्षण हैं। कैरिड, डिजायर टू बी कैरिड इन क्रूप। क्रूप एक गले का रोग होता है जिसमें लैरिंक्स में, ट्रैकिया में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, म्यूकस बढ़ जाता है और ऐसा भी लगता है कि उसका गला चोक हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, दम घुट जाएगा, खांसने में बड़ी परेशानी होती है, बोलने में परेशानी होती है, और इतना परेशान करने वाला होता है कि ये रोगी में एकदम छटपटाहट पैदा करता है कि किसी तरह से मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, कि दम ही ना घुट जाए मेरा। तो इसी को सूक्ष्म अर्थ में आप ले सकते हो कि रोगी, ब्रोमियम रोगी की हर समस्या में वो जल्दी से जल्दी छुटकारा पाने के लिए छटपटाता है, संघर्ष करता है, खुद उसमें से निकल नहीं पाता, इसलिए चाहता है कि दूसरे उसको मदद करें और उस परेशानी में से निकाल लें। अच्छा, होम्योपैथिक दवाई देते समय बीमारी के इस रूप यानी क्रूप के रूप को देख सकते हैं, परंतु इसके समतुल्य रोगी की मानसिक अवस्था को भी ले सकते हैं। ऐसी कोई भी अवस्था जिसमें व्यक्ति अपने पक्ष या अपने परेशानी भरे पक्ष को दूसरों के सामने रखते 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 थक गया है, हताश हो गया है,
और अब लोगों से और ज्यादा कहने की उसमें क्षमता बची नहीं है। यानी औरों को परसू नहीं कर सकता कि मेरा ये काम करो, ये करो, ये करो, मुझको निकालो, मुझको दवाई दिलाओ, मेरा ये कर दो। जैसे तो उसका कंठ अवरुद्ध हो गया। अब वह हताश है कि उसको लगने लगा है कि अब मैं और ज्यादा इन लोगों से कह नहीं सकता हूँ। अब तो ये लोग स्वयं ही या मेरी आवश्यकता परेशानी को समझें और मुझे इस मुसीबत से निकालें। ब्रोमियम में हताशा और दूसरों की मदद से आराम पाने की इच्छा एक साथ चलते हैं। यानी डिस्कंसर्ट भी हो रहा है और साथ ही साथ डिजायर टू बी कैरिड फास्ट भी साथ चलता है। हताश है पर प्रयास नहीं छोड़ता है, पर इग्निशिया प्रयास छोड़ता है, वो बैठ जाता है थक के, प्रयास करना छोड़ता है। पर ब्रोमियम नहीं करता, वो लगा रहता है, लगा रहता है। थक गया है, लोग चिढ़ रहे हैं, हताश है, पर फिर भी अटेम्प्ट नहीं, टूटने के बाद भी अटेम्प्ट ये करता रहता है। तो एक और महत्वपूर्ण रूब्रिक है डेल्यूजन, स्पेक्टर, घोस्ट, स्पिरिट सीज। मतलब जो शाम के समय स्पेक्टर्स हैं, घोस्ट हैं, स्पिरिट्स हैं, उनको देखता है। अब ये भूत क्या चीज होती है, जो सामान्य भाषा में भूत समझते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो भूत ऐसी कोई चीज है जो व्यक्ति के मन पे छाई रहती है, जैसे उसके दिमाग को घेरे रखती है, या कहें कि व्यक्ति को बौखलाए रखती है, उसको हम स्पेक्टर या घोस्ट वगैरह कह सकते हैं। जैसे खाने की भूख का भूत, अर्थात व्यक्ति के मन में हमेशा ही कुछ न कुछ खाने की तीव्र इच्छा बनी रहती है। जैसे तो इस इच्छा ने व्यक्ति के मन को काबू किया हुआ है। व्यक्ति अपने खाने की इस आदत से काफी परेशान है। और ये सारा एक और रूब्रिक इसी के साथ जुड़ा हुआ, डेल्यूजन, विजन इन इवनिंग, शाम के समय कुछ दिखाई देना। तो शाम के समय कुछ दृश्यमान होने का क्या मतलब हुआ, इस दृश्यमान वस्तु को, अब दृश्यमान दिख रहा है, मान लो आपको रेनबो दिखा, कोई अच्छे अच्छे सीन दिखे तो आपको बड़ा मजा आता है, तो उसमें घबराने की क्या बात है। तो पर दृश्यमान होने का मतलब उसमें कुछ घबराहट है, जो दिख रहा है उससे उसको घबराहट आती है, वो कोई हानिकारक चीज है। अब उसके मन की उपज हो सकती है या सामने असलियत में वो चीज मौजूद भी हो सकती है। यानी उसको शाम के समय, मतलब जब उसका काफी समय गुजर जाता है, तभी उसको ये परेशानियों का एहसास होता है कि ये चीजें मुझे नुकसान पहुंचाने वाली हैं। अर्थात ब्रोमियम व्यक्ति जब कुछ कार्य जिसका वह हमेशा ही सकारात्मक परिणाम चाहता है, ये ब्रोमियम की खासियत है, वो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट चाहता है। उसको गारंटी भी होती है अपने मन में कि मैं कर लूंगा, इसीलिए लगा भी रहता है, इंडस्ट्रीज भी है, बिजनेस एक्टिविटी भी है, पर हमेशा ऐसा होना संभव होता नहीं है। वही ब्रोमियम की समस्या है, वही इसको तोड़ती है। तो सफलता पाने के प्रयास में थकने लगता है, तब हर छोटी बड़ी बाधा, यानी जब इतना प्रयास करने के बाद जो समय आया, उसको इवनिंग का पीरियड कहेंगे। जैसे सारा दिन काम करके शाम हम इवनिंग जो समय होता है सूर्यास्त का, तो उसमें एक्टिविटी कम होने लगती है, तो वो इवनिंग पीरियड है। इसी तरह इसको ले सकते हैं कि जब उसमें हम, बल्कि लेते हैं, ले नहीं सकते हैं कि ऐसा ही हम लेते भी हैं, तो वो बड़ी बाधा प्रतीत होती है, अर्थात उसका सामना करना उसको काफी कठिन लगने लगता है। जैसे उदाहरण है, एक व्यक्ति किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने में काफी लगन से लगा है, उसको लग रहा है कि भाई मैं इस परीक्षा को किसी तरह से पास कर लूं, तो इसलिए बाकी सारी चीजों में नजरअंदाज कर रहा है, सिर्फ तो मेहनत करने में लगा हुआ। जैसे उसका पूरा विश्वास होता है कि वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा, परंतु उसकी मेहनत करते करते वो थक जाता है, उसका कोर्स पूरा ही नहीं हो रहा है, तो हर छोटा बड़ा प्रश्न भी उसको बहुत मुसीबत लगने लगता है, क्योंकि अब तो करते करते समय नजदीक आ गया, पर कोर्स पूरा हो नहीं रहा, तो छोटे सा प्रश्न भी उसको बहुत ही परेशान करने वाला लगता है। तो बार बार संघर्ष करने के कारण वो थकता है, और उसे समझ ही नहीं आता कि वो परीक्षा को उत्तीर्ण कैसे करेगा। तो इसी परीक्षा में उत्तीर्ण उसके लिए आवश्यक तो है, पर कर नहीं पाएगा, यहाँ हार मानने लगता है। जब वह निराशा यानी डेस्पेयर होने लगता है, तो उसमें संघर्ष करने की क्षमता भी घटती है, क्योंकि संघर्ष करने की क्षमता हमें आशा से आती है, और आशा नहीं तो फिर हम उस फोर्स से काम नहीं कर सकते हैं, तो डिस्करेज हो जाते हैं, तो उसे असंतोष बढ़ने लगता है
इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कुछ हाथ नहीं लग रहा है, लगता है मैं कर नहीं पाऊंगा, और फिर काम से चिढ़ आती है। बिजनेस एवर्जन टू, चिड़चिड़ा होने लगता है। इरिटेबिलिटी ऑन वेकिंग, मतलब जब उसको ये एहसास होता है कि मैं कर नहीं पाऊंगा, ऑन वेकिंग यानी अब जाग गया वो, तब चिड़चिड़ापन शुरू होता है उसको। स्वयं को अपनी काफी बीमार समझने लगता है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस। बात बात पर लोगों से झगड़ने लगता है, कोलसम। यानी हम कह सकते हैं कि उसके नेगेटिव चीजें सब शुरू हो जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रयास करते करते सफलता न मिल पाने के कारण व्यक्ति हताश, निराश और चिड़चिड़ा होने लगता है। और ऐसी स्थिति में अगर उसको कोई समझाने का प्रयास करे, उसको हिम्मत बढ़ाए, उसको तसल्ली दे, उसकी व्यक्ति की बात को समझ ही नहीं आती है, तो इसको कहते हैं इम्बेसिलिटी। यानी लोग उसके फायदे की बात कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, भाई ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, तो उसको नहीं समझ आ रही है, यानी उसके दिमाग में बात घुस ही नहीं रही है। जैसे एक मंद बुद्धि इंसान होता है, उसको आप समझाओ तो उसको नहीं समझ आती है, उसमें इतनी समझ ही नहीं होती कि सब काम कर सके। तो अब इसकी अवस्था ऐसी हो गई है कि कुछ इसके दिमाग में घुस नहीं रहा है। तो एक इम्बेसिलिटी हुआ और एक इनकॉन्सोलेबल हुआ, यानी समझा बुझाकर कुछ भी करके ब्रोमियम के इस व्यक्ति को आप शांत या दुखों को कम नहीं कर सकते हो। तो उदासी आती है, सब कुछ हिम्मत हार लिया, छोड़ लिया, डिस्कंसर्ट हो गया। तो परेशानियों का बोझ उतारकर शांत होना चाहता है, रेस्ट, या छोड़ो अब मेरे से नहीं होना, बाहर में जाए एग्जाम, अब मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, 4 दिन बाद पढ़ूंगा। तो रेस्ट डिजायर फॉर, इसलिए बार बार उसे लगता है कि प्रयास करना, मेहनत करना छोड़ दूं। सिट इंक्लिनेशन टू, उसके यानी बैठने का रुझान है। जब बैठते हैं, खड़े हुए आदमी जब बैठते हैं, तो इसका मतलब है कि वो एक्टिविटी में से इन एक्टिविटी में जाना चाहते हैं। इंक्लिनेशन है, रुझान है, मतलब इसका मन बार बार कर रहा है कि छोड़ दूं छोड़ दूं छोड़ दूं, पर अभी पूरा छोड़ नहीं पाया, इसलिए इंक्लिनेशन है, नहीं तो सीट हो ही जाएगा। तो बाद में ऐसी हिम्मत आ जाती है, ऐसी अवस्था आ जाती है कि जब वो छोड़ देता है। तो जो हो रहा है उसको होने दूं, जैसे सब कुछ हालात पर छोड़ दूं। इस प्रकार धीरे धीरे उसकी हिम्मत टूटती जाती है और आखिर में तो वो हिम्मत हार ही देता है। सिट स्टिल, यानी शांत होके बैठ जाता है, डिस्कंसर्टेड। सिट स्टिल को समझते हैं थोड़ा सा, अर्थात बिना हिले डुले शांत बैठे रहना। इसका अर्थ है कि किसी भी कार्य को करने का कोई भी प्रयास न करना, जो कुछ अच्छा बुरा हो रहा है उसको होने देना, और ना हो उस वर्तमान समय में घटित होने वाली घटनाओं का परिणाम से विचलित होना। यानी उससे विचलित भी नहीं हो रहा है कि जो परिणाम आएंगे आएंगे तो आएंगे, पर उससे शांत होने का मतलब उसमें ये नहीं है कि उसको शांति आ गई, मन में शांति नहीं है, पर प्रयास नहीं कर पा रहा है वो, क्योंकि थक गया है वो। उनके मिलने जुलने वाले लोग भी कहते हैं कि यह तो बस हाथ पैर धरे बैठा रहता है, कुछ भी करता नहीं है, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो व्यक्ति की ऐसी अवस्था हिम्मत हार जाने के कारण होती है, डिस्कंसर्ट होने के कारण होती है। तो इस अवस्था तक पहुंचने से पहले ही तो व्यक्ति की हालत अपनी होती हुई असफलताओं से बहुत घबराहट होती है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे आने वाले समय तो बहुत खराब होगा। फियर ऑफ डार्क, यानी आगे कहीं भी खुशी आशा सब मिलेगी नहीं उसको, तो उसकी कोई ना कोई क्षमता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। फियर ऑफ एपोप्लेक्सी, परंतु धीरे धीरे निराशा इतनी गहन हो जाती है कि व्यक्ति को किसी का भी साथ अच्छा नहीं लगता, वह सभी लोगों से बचने लगता है और स्वयं अकेला अपने कमरे में अलग थलग बैठा रहता है। रूब्रिक इसमें, कंपनी अवर्जन टू, सिट्स इन हर रूम, डज नथिंग। कमरे में बैठा रहता है, कुछ नहीं करता, किसी से मिलता जुलता नहीं है। यानी कुछ नहीं करने का मतलब है कोई फ्रूटफुल काम नहीं करता है वो, जो रूटीन है केवल जरूरी है वही करता है। जबकि अपने अच्छे दिनों में वह सभी के साथ रहता था। कंपनी डिजायर फॉर, अवर्जन टू सॉलिट्यूड एंड कंपनी एमुलेट। तो कंपनी डिजायर फॉर, अलोन एग्रीवेट वेल। परंतु निराशा और चिड़चिड़ाहट के कारण लोगों से बचने लगता है, परंतु उसको फिर भी ये एहसास बना रहता है कि धीरे धीरे ऐसे तो लोगों से वो कटता जाएगा, पर कटना तो वो चाहता नहीं है, इसका मतलब वो तो अकेला हो जाएगा। तो दूसरे लोगों के ऊपर चीखने चिल्लाने के कारण लोग बाग उससे कटने लगते हैं, और इस बात का उसको एहसास बना रहता है।